हेलो बच्चों, वेलकम टू ईसरल, इंडिया बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो आपको फ्री यूट्यूब सीरीज प्रोवाइड कराता है। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर हेरिडिटी का वन शॉट। इस चैप्टर को देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का वन शॉट जरूर देख लें, क्योंकि ये चैप्टर कहीं ना कहीं उसी चैप्टर से लिंक है। अगर आपने नहीं देखा है तो भी ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप देख लेते हैं तो और टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर दीक्षा, जो समय समय पे आपको मोटिवेशन एंड गाइडलाइन देती रहती है। बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस साल की रिजल्ट दिखा दूं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे साथ मेहनत करके अपनी ड्रीम परसेंटेज को गेन किया है, 100 आउट ऑफ 100 गेन किया है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है ईसरल के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स के साथ और समय समय पर मिलने वाली लाइव क्लासेस एंड मोटिवेशन क्लास के साथ। आप भी ये कर सकते हो। क्लास 10th वाले बच्चे चाहे कोर्स में इनरोल हो सकते हैं जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, और वो बच्चे क्लास 10th के वो बच्चे जो डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें अपने ड्रीम आईआईटी कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में पहुंचना ही है, वो अग्नि जेई नीट कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एनरोलमेंट और कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर हेरिडिटी। तो बच्चों, टर्म है हेरिडिटी, इसका मतलब क्या है? मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। हमें अपने पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर मिले हैं, ठीक है, वो क्या है? हेरिडिटी है। एक और टर्म आता है दैट इज इनहेरिटेंस। ये क्या है? ये हेरिडिटी वाली ही चीज है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है द प्रोसेस थ्रू विच कैरेक्टर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस और हेरिडिटी मतलब ट्रांसमिशन हो गया कैरेक्टर्स का, ठीक है बच्चों। दोनों टर्म आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब आ जाता है, मैंने डेफिनेशन में एक वर्ड बोला था दैट इज कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर क्या है बच्चों? कोई भी फीचर है ना, जो जैसे हाइट हो गया है ना, हेयर टेक्सचर हो गया, हेयर कलर हो गया, आईज का शेप हो गया, आईज का कलर हो गया, नोज का शेप हो गया, ये सारी चीजें क्या है? कैरेक्टर है, ठीक है। अ रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइक हाइट, कॉम्प्लेक्शन, शेप ऑफ नोज, चिन, कलर ऑफ आईज, हेयर etc आर कॉल्ड कैरेक्टर और ट्रेट्स। बच्चों, कैरेक्टर अलग चीज है, ट्रेट्स अलग चीज है, ठीक है। कैरेक्टर क्या है कि हाइट हो गया, जैसे मैंने आपको इसके एग्जांपल दिए, शेप ऑफ नोज हो गया, ये कैरेक्टर है। पर हाइट का छोटा होना या टॉल होना इंसान का या शॉर्ट होना क्या है? ट्रेट्स, ठीक है। अब एक वर्ड और आ जाता है दैट इज वेरिएशन। अब ये वेरिएशन क्या है बच्चों? हम सब की हाइट अलग अलग है, चाहे हमारे पेरेंट्स, हमारी हाइट बिल्कुल पेरेंट्स जैसी तो नहीं है, वेरिएशंस आई हैं। तो वेरिएशंस क्या हो गया? द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर और ट्रेड अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स में सबकी हाइट अलग अलग ही मिलेगी, ठीक है। इज कॉल्ड वेरिएशन। जैसे ऑल ह्यूमन बींग्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉम्प्लेक्शन, हाइट, आई कलर etc। हम अपने पेरेंट्स से, हमारे अंदर जो डीएनए वो पेरेंट्स से ही आया, पर हमारी हाइट बिल्कुल हमारे पेरेंट्स जैसी तो नहीं है, वेरिएशंस आई हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू वेरिएशंस आती हैं, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें भी वेरिएशंस आती हैं, बट बहुत माइनर आती है, बहुत कम आती है, तो वो सिमिलर लगते हैं, कॉपी लगते हैं, क्लोन लगते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ट्रेड मैंने बता ही दिया, जैसे हाइट की बात करें तो टॉल एंड शॉर्ट होना, ये क्या हो गया? ट्रेड हो गया। तो ट्रेड की डेफिनेशन क्या हो गया? अ जेनेटिकली डिटरमाइंड कैरेक्टरिस्टिक और कंडीशन इज नोन एज ट्रेड। अब ट्रेड्स भी दो तरीके के हो जाते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड और इनहेरेंट ट्रेड्स। एक्वायर्ड नाम से ही मिल रहा है, जो कोई इंसान अपनी लाइफस्टाइल से गेन करता है। इनहेरिटेड मतलब जो उन्हें अपने पेरेंट्स से मिली है, ठीक है। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या हो गया? इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। दीज आर सोमेटिक ट्रेड्स, जो सोमेटिक सेल्स में होती हैं। दीज आर जेनेटिक ट्रेड्स, जो जेनेटिक सेल्स में होती है, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेड्स डेवलप ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है। किसी भी ऑर्गन का ज्यादा यूज हो रहा है, कम यूज हो रहा है, ठीक है, वो लाइफस्टाइल कैसे जी रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, इसकी वजह से क्या बनते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड्स बनते हैं, ठीक है। इनहेरेंट ट्रेड्स क्या हो गया? इनहेरेंट ट्रेड्स डेवलप ड्यू टू रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड म्यूटेशन, ठीक है। कुछ म्यूटेशंस आ गए तो चेंजेस आए, चेंजेस की वजह से क्या हो गया? इनहेरेंट ट्रेड्स बन गया, ठीक है बच्चों। These traits develop throughout the lifetime of an individual and die with the death of that individual. Lifetime से आ रहा है, तो जैसे ही उस इंसान की डेथ हो जाएगी तो वो एक्वायर्ड ट्रेट्स वहीं पे खत्म हो जाएंगे, जबकि इनहेरेंट ट्रेट्स क्या है? पास ऑन होते रहेंगे जनरेशन टू जनरेशन। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल इसका, लर्निंग ऑफ डांस, म्यूजिक etc एंड द मस्कुलर बॉडी ऑफ एन रेसलर। क्या है ये? एक्वायर्ड है। अपनी बॉडी जो रेसलर ने बनाई है वो कैसे बनाई है? एक्वायर्ड ट्रेट के थ्रू बनाई है। जबकि इनहेरेंट का देखें, अटैच
और फ्री ईयरलोब्स एंड कर्ली हेयर्स। अधिकतर ऐसा ही होता है, जो अगर पेरेंट्स के कर्ली हेयर है तो आगे जनरेशन में भी कर्ली हेयर्स आएंगे। तो ये सारे क्या हैं, इनहेरिट ट्रेट्स हो गए। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि ये ट्रेट्स आगे एक्सप्रेस कैसे होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन कैसे ट्रेट्स जा रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है विद द हेल्प ऑफ जीन्स। अब ये जीन्स कहाँ होते हैं, ये बच्चों इस चीज से आप अगर अवेयर नहीं हो तो मैं कर दूं कि हमारी बॉडी, पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। सेल में अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल बोले तो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, डीएनए प्लस प्रोटीन होता है जो उसको बाइंड करके रखता है, दैट इज योर हिस्टोन प्रोटीन। तो जब हिस्टोन प्रोटीन को निकाल दिया तो डीएनए बच गया, और डीएनए में क्या रहते हैं, छोटे छोटे से जीन्स रहते हैं। जीन की अगर डेफिनेशन दें, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए हो गया, और यही जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें अपने पेरेंट्स से क्या मिला है, डीएनए मिला है, और डीएनए के साथ क्या आया है, जीन आया है। तो इसी वजह से हमारे अंदर कौन से कैरेक्टर, किसकी वजह से कैरेक्टर आए, इसी जीन की वजह से कैरेक्टर आए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेरिएशंस आ तो रही हैं, है ना, मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू वेरिएशंस आती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही माइनर वेरिएशंस आती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा मेजर वेरिएशंस आती हैं। पर क्या अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन अच्छी चीज है, क्या वेरिएशंस का आना अच्छी बात है? जी हाँ बच्चों, वेरिएशंस का आना बहुत अच्छी बात है। क्यों जरूरी है? द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू अ स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीजेज द चांस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, चेंज होता रहता है, कभी ठंड ज्यादा है, कभी गर्मी ज्यादा है ना, तो ये सारे एनवायरनमेंट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। और इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, वेरिएशंस होनी चाहिए, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर वेरिएशंस आई नहीं तो हम क्या सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं। और इसका सिग्निफिकेंस, वेरिएशन का सिग्निफिकेंस हम तभी देख पाएंगे जब ये जनरेशन टू जनरेशन मूव हो रहे हैं। अगर ये मूव ही नहीं हो रहे तो उसका यूज और डिसयूज हम क्या देख पाएंगे, है ना। तो इसी वजह से बोला था सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेरिएशन शोज अप ओनली इफ इट कंटिन्यूज टू बी इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग फॉर सेवरल जनरेशन। तभी उसका हम देख पाएंगे कि एडवांटेज हुआ है उस स्पीसीज को। ठीक है बच्चों, जैसे तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स में कुछ वेरिएशंस आई जिसकी वजह से तुम्हारे क्या हुए, पेरेंट्स बने, और पेरेंट्स में कुछ वेरिएशंस आई, कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से हमारी जनरेशंस आई। तो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन का पास ऑन होना जरूरी है सर्वाइवबिलिटी के लिए। ठीक है बच्चों, जैसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट से ही क्या होगा, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गैमीट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गैमीट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन नहीं होता है, तो सिंगल पेरेंट से ही नेक्स्ट जनरेशन बनती है, और नेक्स्ट जनरेशन जब आगे रिप्रोड्यूस करती है तो माइनर वेरिएशंस आती है, बहुत ही माइनर वेरिएशंस आएंगी। तो यहाँ पे फ्यूजन एंड फॉर्मेशन गैमीट्स का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है। ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, 2 पेरेंट्स। ठीक है, 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्व, तो यहां पे गैमीट्स का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन जरूरी है। फ्यूजन होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वेरिएशंस बहुत ही मेजर आती है, मेजर चेंजेस आते हैं, है ना। बात कर ले रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर आ रहे हैं, जीन्स के थ्रू आ रहे हैं, ये चीज हमने समझ ली, पर क्या चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से जीन्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाते हैं। तो बच्चों इसके लिए क्या रूल है कि इसमें बोथ पेरेंट्स का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फादर एंड मदर दोनों, यानी दोनों इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग है वो एक कैरेक्टर है, जो एक कैरेक्टर है उसका एक फैक्टर फादर से लेके आता है, एक फैक्टर कहां से लेके आएगा, मदर से लेके आता है। ठीक है, फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चिल्ड्रन, ईच ट्रेड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पेरेंटल एंड मैटरनल डीएनए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी जो जीन होते हैं वो पेयर में रहते हैं, और उस एक सिंगल मतलब इसके एक ऑल्टरनेट फॉर्म को क्या बोला जाता है, एलील बोला जाता है। जैसे मैं बोल लूं, जैसे टीटी, ये क्या है, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका एक फॉर्म कहां से आता है, फादर से, और एक फॉर्म कहां से आता है, मदर से आता है। ठीक है बच्चों, और दोनों ही मिलके क्या बना रहे हैं, ऑफस्प्रिंग का एक कैरेक्टर बना रहे हैं, दैट इज टॉल हो रहा है वो ऑफस्प्रिंग। ठीक है, कैरेक्टर आर ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स प्रेजेंट
इन द डीएनए मॉलिक्यूल। ये चीज मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कैरेक्टर कैसे पास ऑन हो रहे हैं, इन्हीं जीन्स के थ्रू हो रहे हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस के रूल पे काम किया था जॉर्ज जॉन मेंडल ने। ये बच्चों एक फादर थे, है ना। इन्होंने क्या किया था, गार्डन पी पर काम किया था, गार्डन पी पे काम किया था, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम आ सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो आ सकता है कि किस पे काम किया था, गार्डन पी पे किया था, ग्रीन पी पे काम किया था, है ना। तो गार्डन पी पे काम किया था, जिसका बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम है। इन्होंने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर की स्टडी की थी, है ना। ये 7 कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले लिया था प्लांट हाइट, फिर देखा था कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ पॉट, शेप ऑफ सीड, नेक्स्ट शेप ऑफ पॉट्स, पोजिशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर। आप देख लेना 7 कैरेक्टर में एक ही ऐसा कैरेक्टर है प्लांट हाइट जो कि सिंगल है, बाकी सब कुछ पेयर में। सीड की बात करें तो कलर ऑफ सीड, और यहां पे आ जाएगा शेप ऑफ सीड। ठीक है, तो ये पेयर में है। कलर ऑफ पॉड की बात की थी, है ना, शेप ऑफ पॉड की, पोजीशन ऑफ फ्लावर और कलर ऑफ फ्लावर, है ना। ये पेयर में थे, फ्लावर पेयर में था, पॉड भी पेयर में था और सीड भी पेयर में था, सिर्फ ये सिंगल था। तो आपको इजी रहेगा याद करना। एग्जाम में आता है कि कौन कौन से कैरेक्टर की स्टडी की थी। सिर्फ प्लांट हाइट था जो कि अनपेयर था, एक सिंगल कैरेक्टर था। बाकी सीड, पॉड एंड फ्लावर को देखा था जो कि पेयर में थे। ठीक है, बात कर ले कि उन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे। मेंडल ने 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट किए थे, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब कि जब एक कैरेक्टर की स्टडी जनरेशन टू जनरेशन की थी। डाईहाइब्रिड मतलब जब 2 कैरेक्टर की स्टडी जनरेशन टू जनरेशन मेंडल ने की। तो पहला एक्सपेरिमेंट मेंडल ने मोनोहाइब्रिड पे किया था, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फॉर 1 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। यहाँ पे उसने क्या किया था, प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट का क्रॉस कराया था प्योर ब्रीडिंग ड्रॉफ प्लांट से। तो उसे क्या मिला था जब उसने टॉल प्लांट का क्रॉस शॉर्ट प्लांट से कराया, कैपिटल टी मतलब बिल्कुल टॉल, प्योर ब्रीडिंग, स्मॉल टी मतलब जब वो क्या है, ड्रॉफ है। जब इनका क्रॉस कराया तो उसे F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल दिखाई दिए। तो उसको लगा ठीक है, यही क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, यही पास हो रहा है, जो F1 जनरेशन में ड्रॉफ का कैरेक्टर नहीं दिखाई दिया। पर जैसे ही उसने F1 प्लांट के, है ना, F1 प्लांट है, इनके 2 इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस कराया तो उसे F2 जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में एक ड्रॉफ प्लांट भी मिला। तो यहाँ पे वो चमक गया, उसका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम गड़बड़ा गया कि यहाँ पे ड्रॉप प्लांट कैसे मिला। तो वापस वो कहाँ गया, पहले वाले एक्सपेरिमेंट पे, कि जब मैंने प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट का क्रॉस प्योर ब्रीडिंग ड्रॉप प्लांट से कराया तो मुझे यहाँ पे सारे टॉल मिले। तो घपला यहीं पे हुआ, तभी जाके जो नेक्स्ट जनरेशन आई F2 जनरेशन, वहां पे ड्रॉप हुआ। तो उसके लिए उसने क्या किया कि F1 जनरेशन में कैसे जीनोटाइप आ रहे हैं, मैं बताऊंगी जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, ये बताऊंगी। पर इसको दिखाने के लिए, इसको समझने के लिए कि F1 जनरेशन में कौन से जीन्स आए हैं पेरेंट्स से, इसको समझने के लिए उसने क्या किया, टेस्ट क्रॉस किया था। क्या किया, इसको समझने के लिए उसने टेस्ट क्रॉस किया। ठीक है, अब ये टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस में जब F1 जनरेशन के जो भी इंडिविजुअल्स हैं उसका क्रॉस प्योर रिसेसिव कैरेक्टर यानी ड्रॉफ के साथ कराया तो आगे उसको क्या मिले, टॉल प्लांट मिले और एक शॉर्ट मिला। सोचो यहाँ पे F1 जनरेशन का जो प्लांट था, है ना, F1 जनरेशन का जो प्लांट था वो टॉल दिखने में कैसा था, टॉल था। इसका क्रॉस जब रिसेसिव के साथ कराया तो वहां पे शॉर्ट प्लांट मिला। तो यहाँ पे पता लग गया कि जो मुझे F1 में मिला है, जो मुझे F1 में दिख रहा है, वो सारे कैरेक्टर कैसे थे, जीनोटाइप इनका क्या था, जीनोटाइप इसका था कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। तब जाके F1 के जो जनरेशन, F1 के जो इंडिविजुअल्स थे उनके बीच में क्रॉस कराया, तब जाके हमें F2 जनरेशन में क्या मिला, ड्रॉफ मिला। समझ में आई ये चीज। तो इनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। जब आगे जनरेशन F2 बनी तो यही इसी कंडीशन में क्या हो सकता है, एक ड्रॉफ प्लांट आ सकता है। ठीक है, तो इसमें प्योर ट्रॉल प्लांट एक था, हाइब्रिड 2 थे और एक ड्रॉप था। ठीक है बच्चों, अब हम समझ लेते हैं, ये चीज आपने समझ ली। अब मैं आपको समझाती हूँ, मैंने टर्म यूज की थी जीनोटाइप और फिनोटाइप। क्या है जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म इज सिंपली द जेनेटिक मेकअप ऑफ दैट इंडिविजुअल। जेनेटिक मेकअप, जैसे हम बात कर ले हाइट की, हाइट में जैसे टॉल क्या है बेटा, टॉल क्या है, एक
फिनोटाइप है ना। फिनोटाइप मतलब जो फिजिकली अपीयर हो रहा है, फिजिकली जो अपीयर हो रहा है ना, फिनोटाइप कहलाएगा। पर उस टॉलनेस के लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है वो क्या कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। ठीक है, जेनेटिक मेकअप। ठीक है, किसी भी कैरेक्टर का जेनेटिक मेकअप क्या है, जीनोटाइप है, और वो कैसा दिखाई दे रहा है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसका फिनोटाइप कहलाएगी। समझ में आई? तो जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक मेकअप ऑफ दैट इंडिविजुअल। ठीक है, फिनोटाइप क्या हो गया, मैंने बता ही दिया, पी फॉर फिनोटाइप, पी फॉर फिजिकल अपीयरेंस। वो कैसा दिख रहा है, अगर टॉल दिख रहा है तो यहां पे अगर मैं बोल रही हूं, अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूं कि कोई टॉल है तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीनोटाइप है या तो कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। इन दोनों कंडीशन में वो टॉल दिखेगा, है ना। अब टॉल का जीनोटाइप देखने के लिए हमें उसका क्या देखना, टॉल का जीनोटाइप देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको लैब में ले जाना पड़ेगा कि उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जीनोटाइप या तो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, समझ में आई चीज? ठीक है, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप, जी फॉर जीनोटाइप, जी फॉर जेनेटिक मेकअप। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, वो छोटा दिख रहा है या टॉल दिख रहा है। ठीक है बच्चों, अब जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, तो उससे 2 लॉ निकाले। ये भी बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन कौन से लॉ दिए थे मेंडल ने आफ्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो फर्स्ट लॉ है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है कि जब डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील दोनों साथ में प्रेजेंट है तो डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील को एक्सप्रेस नहीं होने देता। यही चीज मेंडल ने मोनोहाइब्रिड में देखा था। जब F1 जनरेशन उसे मिली थी तो F1 जनरेशन में उसे क्या मिल रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा था। पर यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा। तो वो प्लांट कैसा दिखाई दे रहा है, वो प्लांट कैसा दिखाई दे रहा है, टॉल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंसी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है ना, ग्रीन प्लांट का क्रॉस कराया, मान लो ये कोई और है जैसे येलो मान लो, तो F1 जनरेशन में कैपिटल जी स्मॉल जी मिल रहा है, तो कैपिटल जी स्मॉल जी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। ठीक है, बात कर ले सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है और फॉर्मेशन भी फ्यूजन भी होता है, तो जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो एलील क्या होते हैं, आपस में एलील अलग हो जाते हैं जीन से, है ना। जीन क्या है, पेयर में रहते हैं, जैसे कैपिटल जी है ना, कैपिटल टी, ये क्या है, जीन है। पर जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये दोनों अलग हो जाते हैं, और यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन है। George Mendel proposed that each pea plant contain 2 copies of hereditary factors। ठीक है, 2 copies मतलब यही। ठीक है, उस वक्त क्या है, जीन की स्टडी नहीं थी तो उन्होंने फैक्टर नाम दे दिया था। ठीक है, फॉर एनी गिवन ट्रेड, एक कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर बोल लो, ट्रेड बोलो, उसके लिए एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ही आर्ग्यू दैट व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म्ड द फैक्टर्स, जो कि जीन्स हैं, बिहेव लाइक पार्टिकल एंड सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के वक्त। दिस मीन्स दैट द गैमीट्स दैट आर फॉर्म ओनली हैव वन ऑफ द पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है, गैमीट के पास ये अलग गैमीट है, मतलब है एक टाइप का ही गैमीट पर वो अलग बनाएगा, है ना, पेयर ऑफ जीन्स फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेट। इन एडिशन द 2 जीन्स डू नॉट मिक्स टूगेदर। ठीक है बच्चों, ये जैसे एक इंडिविजुअल है जिसमें टॉलनेस का कैरेक्टर दिखाया गया है कि ये टॉलनेस के लिए कैपिटल टी है। जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो ये क्या हो गए, आपके गैमीट्स हो गए। जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा तो जो एलील्स है ना, पेयर में जो जीन है ये अलग हो जाएंगे, एलील्स अलग हो जाएंगे। इसी तरीके से जो शॉर्ट प्लांट है स्मॉल टी, इसमें एलील का फॉर्मेशन होगा तो ये जो अलग हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? इस तरीके से मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, ये एक आपको क्रॉस दिया गया है, ये 2 इंडिविजुअल हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसके जो आपको एलील लिखने हैं वो यहाँ पे लिखने हैं एक पेरेंट के, दूसरे के एलील यहाँ लिखने हैं। क्रॉस करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि किस टाइप के इंडिविजुअल्स मिलेंगे, क्या वो प्योर रहेंगे, क्या ये इम्प्योर रहेंगे, आप मुझे बताना। ठीक है, और इसको इस टाइप के एक स्क्वायर को प्रेजेंट करना क्या कहलाता है, पुनेट स्क्वायर कहलाता है। और इसी से ही हम इंडिविजुअल का F1 जनरेशन हो गई, F2 जनरेशन हो गई, इसका जीनोटाइप दिखाते हैं। ठीक है,
अब हम सेकंड एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फॉर टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, जब मैंने आपको बताया कि दो टाइप के एक्सपेरिमेंट किए थे, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड। जब दो कैरेक्टर की स्टडी मेंडल ने जनरेशन टू जनरेशन की तो उसे बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने यहाँ पे क्या लिया था, मेंडल टुक pea plants with two contrasting character, one with yellow round seed and other with wrinkle green seed। एक जो प्लांट था वो कैसा था, जिसके पास सीड कैसे थे, येलो थे और राउंड थे, यानी ये कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या लिया था, एक प्लांट लिया था जो कि है तो प्योर पर रिसेसिव कैरेक्टर के लिए, रिंकल और रिसेसिव। ठीक है, रिसेसिव यानी रिंकल और ग्रीन सीड्स हो रहे थे। ठीक है, इनके बीच में क्रॉस कराया, इनसे क्या होंगे, एलील अलग होंगे हर कैरेक्टर का, है ना, हर जीन का जो एलील है वो अलग होगा और वो क्या बनाएगा, गैमीट। जब गैमीट का फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बनेगी, F1 जनरेशन बनेगी। व्हेन द F1 प्रोजेनी वाज ऑब्टेन दे हैड राउंड येलो, है ना। ये आप समझ चुके हो कहाँ पे, डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस कराता है F1 जनरेशन में, कहाँ से, लॉ ऑफ डोमिनेंस से। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे एलील बन रहे हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, हेड राउंड एंड जो F1 जनरेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, राउंड एंड येलो, क्योंकि यही कैरेक्टर कैसे हैं, डोमिनेंट है, तो F1 जनरेशन में यही आएंगे, है ना। दस एस्टेब्लिशिंग दैट राउंड एंड ग्रीन आर डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, राउंड एंड येलो, सॉरी यहाँ पे येलो आएगा, राउंड एंड येलो आर डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, रिंकल एंड ग्रीन तो आपका क्या हो गया, रिसेसिव हो गया, और हमें F1 में कैसी दिख रही है, राउंड येलो दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया। मेंडल देन अलाउ द F1 प्रोजेनी टू बी सेल्फ क्रॉप्स। अब उसने क्या किया, जो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिले उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, सेल्फ क्रॉस कराया। ठीक है, सेल्फ क्रॉस मतलब एक प्लांट के जो एक फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वहीं उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे जाके लैंड हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर में, नहीं देखा तो वन शॉट जाके देख सकते हो, अपने चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, ऑब्टेन F2 प्रोजेनी। ठीक है, जब उन्होंने F1 के जो प्लांट थे उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो हमें क्या मिली, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो मिला, मतलब येलो राउंड सीड तो मिले, साथ ही साथ रिंकल ग्रीन मिले, साथ ही साथ हमें कॉम्बिनेशन भी मिला। कैसा, येलो मिला हमें रिंकल के साथ और ग्रीन हमें मिला राउंड के साथ, ये कॉम्बिनेशन है ना। तो he found the seeds were round yellow, round green, wrinkle yellow and some were wrinkle green. ठीक है, the ratio of plant with above characteristics was 9:3:3:1। इस रेशो में हमें क्या मिले, F2 जनरेशन में प्लांट मिले, मतलब 9 क्या था जो हमें ये वाले मिले येलो राउंड, 3 क्या था जो हमें येलो प्लस रिंकल के साथ मिला, 9 कैसा था जो ग्रीन प्लस राउंड के साथ दिखे, और एक ही प्लांट ऐसा था जो हमें कैसा मिला, रिंकल एंड ग्रीन मिला। ठीक है, तो मेंडल ने कैसे किया ये क्रॉस समझ लो। देखो, प्योर ब्रीडिंग प्लांट लिए दो, पेरेंटल प्लांट जिसको पी जनरेशन बोला जाता है, येलो राउंड का क्रॉस कराया रिंकल ग्रीन के साथ, तो इसका जीनोटाइप हम लिख सकते हैं। इसका जीनोटाइप हम कैसे लिखेंगे, इसका जीनोटाइप हम इस टाइप में लिखेंगे, राउंड है तो कैपिटल है ना, हमेशा प्योर ब्रीडिंग का मतलब बिल्कुल प्योर, जनरेशन टू जनरेशन प्योर ही जा रहा है, कोई मिक्सिंग नहीं हो रही। येलो तो कैपिटल वाई, इसका हम देखें रिंकल तो इसके स्मॉल लेटर से इसे दिखाते हैं हम रिंकल, और ग्रीन तो ये भी कैसा होगा, स्मॉल वाई। अब इनसे जब गैमीट बनेंगे तो गैमीट में क्या बनेगा आपका बच्चों, गैमीट का क्या बनेगा, इससे एक एलील आएगा यानी कैपिटल आर, इससे एक गैमीट आएगा कैपिटल वाई, यहां से एक गैमीट आएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। जब गैमीट का फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बनेगी, F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन में यानी फ्यूजन हो गया तो दोनों ही कैरेक्टर आएंगे, है ना, ये चीज बनेगी। ये चीज समझ में आ गई, समझ में आ गई ना, यस कर देना कमेंट बॉक्स में अगर समझ में आ गई तो। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तुम्हारा F1 में, ये दिखने में कैसी होगी, डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ होगी, पर यहाँ पे क्या है, मिक्सिंग हो गई कैरेक्टर की। समझ में आया, प्योर ब्रीडिंग नहीं कहलाएगी। अब इनसे जब गैमीट बनाए तो हमें कितने टाइप के गैमीट मिलेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे हम देखें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पे देखो कैपिटल आर जाएगा कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल आर जाएगा स्मॉल वाई के साथ,
स्मॉल आर जा सकता है कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर जा सकता है स्मॉल वाई के साथ। तो 4 टाइप के हमें क्या मिलते हैं, गैमेट मिलते हैं। यहां हम लिख देते हैं, यहां हम लिख देते हैं ये चीज, है ना। तो आपको ये क्रॉस कराओगे ना, इसी तरीके से सेकंड पेरेंट में भी यही चीज होगी, है ना, यही चीज होगी, ठीक है, ये चीज होगी। ये इसको मैं हटा देती हूं, यहां पे आएगा कैपिटल, ठीक है। अब क्रॉस कराओगे ना तो तुम्हें टोटल 16 प्लांट्स मिलेंगे। कैसे हैं, टोटल 16 प्लांट्स मिलेंगे, जिसमें जो तुम्हें पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ क्या मिलेंगे, पेरेंटल फॉर्म के साथ साथ न्यू कॉम्बिनेशन भी मिलेंगे। किस रेशो में, 9:3:3:1, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। 9:3:3:1 ये क्या है, आपका F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशो है, ठीक है बच्चों। करवा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्रॉस करवा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करवाना है। बस आपको दोनों को मिक्स करना है, कैपिटल आर है ना, दोनों आ गए, कैपिटल वाई दोनों आ गए। इनकी बात करें तो इनसे भी करवा लेना, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका क्रॉस कराना, तो ये भी चीज तुम्हारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे देखते हैं। मेंडल ने जब डायहाइब्रिड क्रॉस कराया तो उससे एक लॉ दिया था, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ डायहाइब्रिड के बाद ही दिया था, क्योंकि ये डायहाइब्रिड के लिए ही एप्लीकेबल है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंसी मोनोहाइब्रिड के बाद दिया था, तो उसी केस में एप्लीकेबल है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल तब अप्लाई होता है जब हम 2 जीन्स की स्टडी, 2 कैरेक्टर्स की स्टडी जनरेशन टू जनरेशन करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या है, जब एक जीन के एलील गैमीट फॉर्मेशन के वक्त अलग होते हैं, तो जब दूसरे कैरेक्टर, दूसरे जीन के जो एलील होंगे वो किसी के साथ भी पेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ क्रॉस कराएगा। कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी क्रॉस कर, मतलब फ्यूज हो सकता है। इसी तरीके से स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी फ्यूज हो सकता है, और स्मॉल आर कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल वाई के साथ भी क्रॉस हो सकता है। तो यही आपका रूल क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एलील्स आर सेपरेटेड एंड सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट्स अलग होते हैं, सॉरी है ना, एलील्स अलग होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के वक्त। दे रीअरेंज देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू गिव राइज टू पेरेंटल एज वेल एज न्यू कॉम्बिनेशन। पेरेंटल तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ न्यू कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड are combined in hybrid, segregation of one pair of character is independent to the other pair of character, ठीक है। किसी के साथ भी असॉर्ट हो सकता है वो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। बच्चों ये चैप्टर हालांकि है छोटा, पर इसका एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चाहे मोनोहाइब्रिड की बात कर लो, चाहे डायहाइब्रिड की बात कर लो, चाहे जीन की डेफिनेशन की बात कर लो, चाहे सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर लो, क्वेश्चन बनता ही बनता है हर साल। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, the process by which sex of newborn individual is determined is called sex determination, ठीक है। जिस प्रोसेस से हम न्यूबॉर्न या ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिटरमाइन करते हैं, उसी प्रोसेस को सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। अब इस अर्थ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा हर एक इंडिविजुअल का, हर एक स्पीसीज का अलग रहता है, ठीक है। पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर से भी सेक्स क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है या डिटरमाइन हो सकता है। Some species rely entirely on environmental clues. Example, in flu reptiles, the temperature at which fertilized egg are kept determines whether they become a male or female, है ना। रेप्टाइल्स में क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे एग क्या हो रहा है, रखा हुआ है, फर्टाइल हो रहा है, फर्टाइल एग रखा जा रहा है, उस टेम्परेचर पे वही टेम्परेचर क्या डिटरमाइन कर रहा है कि मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। बात कर ले हम स्नेल की, तो स्नेल में क्या होता है, इंडिविजुअल्स कैन चेंज सेक्स, दिस इंडिकेट दैट देयर सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, ठीक है। टेम्परेचर से ही क्या हो रहा है, सेक्स डिटरमाइन हो रहा है। इसी तरीके से हम लेजर्ड की बात कर ले, एगेमा, उसमें क्या होता है, अगर जो फर्टिलाइज एग है वो हाई टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो वहां पे मेल डेवलप हो जाते हैं, अगर लो टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो वो फीमेल डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। टर्टल में इसमें अपोजिट होता है, ठीक है। हम बात कर ले अब ह्यूमंस पे। ह्यूमंस पे क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन जेनेटिकली कंट्रोल रहता है ना। यहाँ पे जीन्स ही आगे पास ऑन हो रहे हैं, और जो हमें क्रोमोसोम अपने पेरेंट्स से मिले वही हमारा क्या करते हैं, सेक्स डिटरमाइन करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स द सेक्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, द जीन्स इनहेरेंट
फ्रॉम पेरेंट्स डिसाइड वेदर एन इंडिविजुअल बी बॉय और गर्ल। ठीक है, यही जो कैरेक्टर आ रहे हैं, जो जीन्स हमको मिल रहे हैं पेरेंट्स से, वही क्या करेंगे, सेक्स डिटरमाइन करेंगे। इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 46 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ विच 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स। जिसमें से क्या होता है बच्चों, क्या होता है, हमारी सेल के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स रहते हैं। ये चीज मैं आपको समझा चुकी हूं कि सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरीके से कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से हम बोल सकते हैं 23 पेयर्स में है। ठीक है, 23 पेयर्स में, उसमें से 22 पेयर्स कैसे रहते हैं, ऑटोसोम, जो सोमैटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। सिर्फ वन पेयर में कैसा होता है, वन पेयर में कैसा होता है, जिसे सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, वही क्या करेगा, सेक्स डिटरमाइन करता है। देख लेते हैं इस चीज को, है ना। इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 46 क्रोमोसोम आउट ऑफ विच 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल्स हैव मैच्ड पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसको होमोगैमेटिक बोला जाता है ना। फीमेल्स की बात करें तो उनके पास सेम टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, XX होता है, इसको इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, होमोगैमेटिक बोला जाता है। बट मेल्स हैव मिसमैच पेयर हेट्रोगैमेटिक इन विच 1 इज X एंड अदर इज Y क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, जबकि आपका मेल देख ले तो मेल कैसा होता है, हेट्रोगैमेटिक होता है, मतलब एक X क्रोमोसोम रहेगा, एक Y क्रोमोसोम रहेगा। ठीक है, ऑल चिल्ड्रंस इनहेरेंट एन X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर। जो हमें X मिला है वो कहाँ से मिला है, अपनी मदर से मिला है। सेक्स ऑफ चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड बाय फादर। ठीक है, ऐसा हमारी सोसाइटी में बोला जाता है कि मदर रेस्पॉन्सिबल है बच्चे के सेक्स के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, फादर रेस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि देखो, मदर तो हमेशा X ही आगे इनहेरेंट करेगी, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। ठीक है, X ही करेगी। पर यहाँ पे किसके पास दो टाइप के अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, मेल के पास। मेल क्या करता है, ये मेल है, मेल के पास क्या है, एक X क्रोमोसोम है, एक Y क्रोमोसोम है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे का सेक्स कहाँ से डिटरमाइन हो रहा है, फादर के क्रोमोसोम से। ठीक है, अ चाइल्ड हु इनहेरेंट X क्रोमोसोम फ्रॉम फादर विल बी अ गर्ल एंड वन हु इनहेरेंट Y क्रोमोसोम विल बी अ बॉय। ठीक है, अगर ये X, मदर तो हर कंडीशन में X देगी। जब X से फादर के X से कर लेगा तो क्या बनेगी, बेबी गर्ल बनेगी। ठीक है, और जब Y X से करेगा तो क्या बनेगी, गर्ल बन जाएगी। और जब X Y से जाके करेगा तो क्या बन जाएगा, बॉय बन जाएगा। यही चीज आपको दिखाई गई है। ठीक है, मेल्स के पास दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, होमोगैमेटिक बोला जाता है। X एंड Y रहेगा। फीमेल हर कंडीशन में X क्रोमोसोम ही आगे पास करती है, एक टाइप का ही सेक्स क्रोमोसोम होता है। जब फादर का X मदर के X से फ्यूज होता है तो क्या बनाता है, XX, दैट विल बी अ गर्ल। जब फादर का Y मदर के X से कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, XY। इस कंडीशन में क्या होगा, बॉय होगा। और यही चीज हमारी सोसाइटी को मैसेज देना चाहिए कि मदर किसी भी कंडीशन में किसी भी कंडीशन में बच्चे के सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसी तरीके की आगे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।